यूपी के मन में क्या है। टाइम्स नाउ नवभारत की डिजिटल कवरेज में हम आज मौजूद हैं इटावा जिले में। इटावा जिले की इटावा सदर सीट जिस पर 2017 में बीजेपी ने कब्जा किया था, सपा का गढ़ कहा जाता है लेकिन बीजेपी का कब्जा था। और अब वक्त हो चला हमारे खास सेगमेंट रिक्शे पर विधायक जी का। तो इटावा सदर से विधायक बीजेपी की सरिता भदौरिया जी हमारे साथ हैं जो रिक्शे पर अपने विधानसभा क्षेत्र हमें घुमाएंगी। सरिता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, धन्यवाद मैडम। तो चलिए रिक्शे पर आप अपना विधानसभा क्षेत्र जरा दिखाइए, थोड़ी बातचीत भी हो जाए। तो इटावा सदर का हाल क्या है, सड़कों का हाल क्या है, यहाँ की समस्याएं क्या हैं, तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। सरिता जी अगर बात करूं मैं आपके बारे में जब पढ़ रही थी कि आपका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन 1999 आपके पति की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई, उसके बाद आपने राजनीति में एंट्री की। वो हम जानना चाहेंगे कि क्या घटना थी, क्या रंजिश थी। देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के बाद यहाँ के कुछ लोगों ने हमारे हस्बैंड की 15 जुलाई 1999 को हत्या कर दी थी और बहुत ही दुर्दांत तरीके से उनकी मौत हुई थी। वो दृश्य सदैव मेरे जीवन में जब भी मुझे स्मरण होता है तो मुझे बहुत ही दिक्कत होती है। वो कांग्रेस पार्टी से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाह रहे थे, तो मुझे लगा कि जो उनका सपना है वो मुझे पूरा करना चाहिए। तो भले ही मैं एक गृहिणी थी, एक घर में काम करने वाली महिला थी, लेकिन मैंने अपने पति के सपने को पूरा करने के लिए कांग्रेस पार्टी से लोकसभा का टिकट लिया, चुनाव लड़ी। लगभग 98,000 60,000 वोट कांग्रेस पार्टी में मुझे लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में प्राप्त हुआ। लेकिन उस दिन से लेकर आज तक मैं अनवरत एक भी दिन बैठी नहीं हूँ। कांग्रेस से शुरुआत की, फिर बीजेपी में आई, वजह क्या रही इसके? देखिए, हमारा पूरा परिवार जो हमारा मायका पक्ष है वो सब लोग राजनीतिक थे और आरएसएस में हमारे पिताजी डॉक्टर जयदेव शास्त्री काम करते थे और हमारे भाई मथुरा में जिला प्रचारक थे। तो उन लोगों ने हमको, हमारे एक गुरु थे पवित्रेंद्र त्रिपाठी जी, उन्होंने हमको एक गीता भेंट की और कहा कि सौगंध खाओ, जो हम कहेंगे वो करोगी। तो मैंने कहा मैं करूँगी। तो 7-8 महीने बाद ही 1 नवंबर को उन्होंने मुझसे कहा कि हम लोगों को बहुत दिक्कत होगी अगर तुम कांग्रेस में काम करोगी, और हम बीजेपी में हैं, आरएसएस में हैं। और मेरी भी मानसिकता आरएसएस की थी क्योंकि मेरे पिता, मेरे भाई सारे लोग संघ में काम कर रहे थे और हमारा पूरा परिवार आरएसएस में था। तो फिर मुझे भी लगा कि हम आरएसएस में ही काम करें। हमारा पूरा परिवार आरएसएस को ही वोट करता था, वो बीजेपी को ही वोट करता था। जब आप विधायक बनी 2017 में चुनी गई, उस वक्त इटावा सदर की 2 समस्याएं जो आपके सामने थी जिसके लिए आपको काम करना। देखिए, सबसे बड़ी तो यहाँ की एक समस्या है, पूरा शहर जल भराव से ग्रसित रहता है। यहाँ पे स्वास्थ्य की भी व्यवस्था नहीं थी क्योंकि जो मेडिकल कॉलेज बनाया है सैफई में वो यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर दूर है और इटावा में ही बड़ी जनसंख्या है, लगभग 4.5-5 लाख की पॉपुलेशन है। तो इटावा में वो जो सुविधाएं होनी चाहिए थी वो दूर एक छोटे से गांव में कर दी गई हैं और इटावा के लोगों को स्वास्थ्य व्यवस्था से वंचित रखा गया। यहाँ पे एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिला चिकित्सालय है, उस चिकित्सालय में न तो कोई डायलिसिस की व्यवस्था थी, न कोई एक्सरे अच्छी मशीनें थी और न कोई ब्लड बैंक था। अभी हाल ही में हमने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से आग्रह किया तो उन्होंने जो हमारे डेंगू में जो मशीन टेस्ट होती है, लाइजर टेस्ट की मशीन, उसको भी उन्होंने स्वीकृत कर दिया है और हमने यहाँ पे डायलिसिस की 10 यूनिट स्वीकृत कराई जिला चिकित्सालय में। तो इस तरह से धीरे धीरे से हमने अपने स्वास्थ्य व्यवस्था को इटावा की सुदृढ़ किया है और इटावा का अस्पताल अब थोड़ा सा ठीक है। सड़कों की हालत की अगर बात करूँ तो सड़कों की हालत उतनी ठीक नहीं है। आपका अपना गाँव है उदी, वो जो ग्वालियर तक सड़क जाती है, गड्ढे हैं बड़े बड़े। देखिए, वो बहुत ही नेशनल हाईवे है 92 और उस पर वास्तव में गड्ढे हैं, आप सही कह रही हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत ट्रैफिक चलता है और बरसात इस बार ज़्यादा हुई, इस कारण से वहाँ पे गड्ढे हो गए। तो वो सड़क स्वीकृत हो गई है और वहाँ पे प्लांट भी लगना स्टार्ट हो गया है और वो सड़क बहुत जल्दी ही उसको मेंटेन होके और पूरी सड़क रिप्लेस हो जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ मैंने उस NH 92 को यहाँ से लेकर ग्वालियर बाईपास से लेकर चंबल पुल तक 4 लेन स्वीकृत करा दिया है गडकरी जी से। 2022 में अगर इटावा सदर की जनता फिर से आपको मौका देती है, आप प्रत्याशी बनती हैं और मौका मिल जाता है, तो कौन से वो 2 काम आपके जहन में है जो करना बाकी है, जो इस कार्यकाल में नहीं कर पाई? कोरोना का भी दौर था तो कुछ काम तो अटके होंगे। देखिए, यहाँ पे नमामि गंगे योजना देश के प्रधानमंत्री की बहुत ही मनपसंद योजना है, तो उसमें यहाँ पे यमुना जी हैं, तो
तो मैंने यमुना रिवर फ्रंट के लिए यहाँ से फाइल दिल्ली भिजवा दी है, लेकिन मेरे पास समय नहीं है, मैं उसकी पैरवी नहीं कर पाई। तो मुझे लगता है कि यमुना रिवर फ्रंट का काम भी बहुत ही शीघ्र मार्च या अप्रैल में यहाँ पे प्रारंभ हो जाएगा। और जो शहर में एक जल भराव की समस्या बहुत बड़ी है, मैंने पहले भी जिक्र किया था, तो हमने CNDS से प्रस्ताव भी बनाया है कि जल भराव की समस्या से निजात पाने के लिए एक बड़ा सा प्रस्ताव बने और उसमें सारे शहर की का ढाल लेते हुए पानी एक तरफ आए और बड़ा नाला बने, फिर वो पानी प्यूरिफाई हो और जमुना जी में या पैरेलल कोई नाला बना के सिंचाई की व्यवस्था के लिए उपयोग में लाया जाए। तो ये एक बड़ा प्रस्ताव है। आपकी अगर बात करें 2017 से अब तक आपकी विधायक निधि से आपने क्या क्या काम किया? तो हमारा क्षेत्र है पारपट्टी का, वहाँ पर एक कुंडेश्वर धाम करके एक मंदिर है जो पूरे क्षेत्र की जन भावनाओं की धार्मिक इच्छा को पूर्ण करता है। और वहाँ पे लाखों लोग मेले में, भादों में एक मेला लगता है मोरचट को, और लाखों लोग वहाँ पर आते हैं। तो वहाँ पर हमने पर्यटन विभाग से प्रस्ताव स्वीकृत करा के और भव्य एक कुंडेश्वर धाम बनाया है, जिसमें आगे आने वाले समय में इटावा का नंबर 1 का वो पर्यटन स्थल होगा और लोग वहाँ पर बोटिंग करेंगे और याद करेंगे कि हम उत्तरांचल में या शिमला में घूम रहे हैं, ऐसा उसका लुक देकर मैंने उसको बहुत ही भव्यता के साथ बनवाया है। बड़ी बड़ी सड़कें अपने क्षेत्र में बनवाई हैं, हमने ऑक्सीजन प्लांट लगवाया है। उम्मीद करते हैं कि जो आपने बातें कही 2022 में अगर आपको फिर से मौका मिले तो वो काम पूरा हो, फिर से मुलाकात होगी आपसे और हम देखेंगे कि कितना विकास इटावा का हुआ है। टाइम्स नाउ नवभारत की डिजिटल कवरेज रिक्शे पर विधायक जी में सरिता भदौरिया, जो कि बीजेपी से इटावा सदर की विधायक हैं, उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने काम कराया है। हालांकि कोरोना का काल 2 साल के लिए रहा, बावजूद इसके जो कोशिश वो कर पाएं, उस कोशिश को उन्होंने बताया है। साथ ही साथ अगर हम इलाका देखें तो थोड़ी सी जाम की समस्या है और उसको लेकर भी काम हो रहा है। ऐसे ही किसी और शहर में मुलाकात होगी, वहां हम किसी और विधायक से उनके क्षेत्र का हाल जानेंगे रिक्शे पर विधायक जी के इस खास सेगमेंट में। आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म।